आज की कहानी गुजरात से है, गुजरात के भावनगर से। रात की ये बात है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे। भावनगर का एक लड़का अपने घर से अपनी बाइक लेकर निकलता है और अपने घर वालों से ये कहता है कि वो थोड़ी देर में लौट कर आ जाएगा। यंग लड़के, आपको पता ही है घर वालों से कैसे बातचीत करते हैं, कितना बताते हैं कितना नहीं बताते हैं। तो लड़का बाइक लेकर चला जाता है, घर वाले इंतज़ार करते हैं। तकरीबन 10:30 बजे वो निकला था, तो थोड़ी देर बाद ही जो है वो मिडनाइट होने वाली थी, यानी 11:30-12। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं जब वो लौट कर नहीं आता। उसकी माँ, उनका नाम है आशा भट्ट, वो भावनगर में ही एक सरकारी हॉस्पिटल है, तख्त सिंह जी जनरल हॉस्पिटल, यहाँ वो नर्स के तौर पर काम करती हैं। तो आशा भट्ट अपने बेटे को फ़ोन करती है। बेटे का नाम है राम भट्ट, जो कि बाइक लेकर निकला था, और फ़ोन करके बोलती है कि बेटा कहाँ हो, कब आओगे। तो बेटा फ़ोन उठाता है और कहता है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ है और थोड़ी ही देर में वो वापस लौट आएगा। लेकिन 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात को पूरा परिवार इंतज़ार करता रहता है, लेकिन राम भट्ट लौट कर नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि राम भट्ट लौट कर नहीं आता, घर वालों से बात कर रहा है, उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब घर वाले आधी रात को बहुत परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि आखिर बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अगर कहीं किसी दोस्त के पास है, मान लो पढ़ने गया है या पार्टी कर रहा है या कोई भी वजह हो, तो किसी दूसरे नंबर से फ़ोन करके घर वालों को बता सकता है। इस तरह से गायब हो जाना और फ़ोन भी ना उठाना, घर वालों को बहुत उस रात तकलीफ़ होती है। वो नाते रिश्तेदारों में फ़ोन करते रहते हैं, दोस्तों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन रात को फ़ोन पर कुछ भी पता नहीं चलता। 9 फरवरी को सारा दिन वो अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर, जहाँ जहाँ वो जा सकता है, जिनके साथ उसका उठना बैठना है। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद उन्हें राम का कुछ भी पता नहीं चलता। हार कर वो 9 फरवरी के दिन ही पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उनका 19 साल का बेटा बाइक लेकर अपने घर से निकला, जो क्लास 12th में पढ़ता है, 12वीं का स्टूडेंट है, और फिर लौट कर नहीं आया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। पुलिस ये रिपोर्ट लिखती है और पुलिस भी जाहिर है परेशान होती है, क्योंकि एक यंग लड़के की गुमशुदगी का मामला है। पुलिस घर वालों से कहती है कि ठीक है, आप भी अपने लेवल पे ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं, अगर हमें पता चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और घबराइए मत, हो सकता है कहीं किसी दोस्त यार के पास हो, लौट आएगा। तो खैर पुलिस इसी तरह से बात करती है। घर वाले हताश पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर वापस आ जाते हैं। इधर पुलिस जो है वो इस मामले की छानबीन करती रहती है। छानबीन करते करते 9 तारीख को ही पुलिस को एक लावारिस बाइक, मरीने पुलिस स्टेशन है भावनगर में, उसके पास में एक ब्रिज है, एक पुल है, उसके ऊपर खड़ी मिलती है। अब पुलिस को जब इस लावारिस बाइक के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है, तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। और पुलिस की टीम वहाँ पहुँचने के बाद ये देखती है कि ये वही बाइक है जो बाइक राम भट्ट अपने साथ लेकर निकला था। ये अपने आप में एक मिस्ट्री थी। राम भट्ट जिस बाइक को लेकर निकला था, राम भट्ट गायब है और बाइक मरीने पुलिस स्टेशन के पास ही एक पुल के ऊपर खड़ी है। ये बाइक यहाँ कहाँ से आई? क्या राम भट्ट इस पुल के पास आया था? ये तमाम सवाल अब पुलिस सोचती है और उस बाइक को पुलिस रिकवर करती है। इसी के साथ पुलिस जो है उस पुल के आसपास तलाशी लेने की कोशिश करती है, झांकती है, और जब पुलिस पुल के ऊपर से नीचे देखती है तो ये देखकर वो सकते में आ जाती है कि नीचे किसी इंसान की लाश जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है, यानी पुल के नीचे लाश पड़ी है। पुलिस वाले फ़ौरन नीचे जाते हैं और नीचे जाकर वो उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और पुलिस वालों का शक कहें या डर कहें, वो सही निकलता है, ये लाश राम भट्ट की ही है। यानी राम भट्ट की बाइक ऊपर पुल के खड़ी है और पुल के नीचे राम भट्ट की लाश पड़ी है। तो क्या राम ने खुदकुशी कर ली, बाइक ऊपर लगाकर नीचे छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी? ये एक बड़ा सवाल था और पुलिस को अभी इस सवाल का जवाब ढूंढना था। पुलिस के सामने चुनौती ये भी थी कि वो राम भट्ट के घर वालों को अभी इसके बारे में बताएगी, कैसे बताएगी, क्योंकि बेटे की मौत का मामला है। तो पुलिस अभी इसी उधेड़बुन में उलझी हुई थी और इस मामले की तफ्तीश कर रही थी कि आखिर इस नौजवान लड़के की मौत के पीछे की मिस्ट्री क्या है, खुदकुशी है, मर्डर है, एक्सीडेंट है, क्या है। अभी पुलिस ये सब पता कर रही थी। इस बीच उसी पुलिस स्टेशन में एक दूसरा नौजवान जिसका नाम है सनी त्रिवेदी, इसकी भी 19 साल उम्र है। ये सनी त्रिवेदी उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में आकर वो ये बताता है कि उसका मोबाइल फ़ोन मरीने पुलिस स्टेशन के पास जो ब्रिज है, उसी ब्रिज के पास कहीं गिर गया है, और उसने अपने मोबाइल फ़ोन को काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन मिल नहीं रहा है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है।
अब ये एक नॉर्मल मिसिंग रिपोर्ट है मोबाइल फ़ोन की, तो पुलिस इस मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज करती है और सनी त्रिवेदी से ये कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, अगर हमें तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो हम तुम्हें बताएंगे, हम ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, अगर मिलेगा तो तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सनी त्रिवेदी अपने मोबाइल फ़ोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, लापता हो जाने की रिपोर्ट लिखाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो पुलिस राम भट्ट के केस की जाँच कर रही थी, वो चूंकि एक रहस्यमयी मौत का मामला था, तो पुलिस उस मामले के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। पुलिस ने राम भट्ट का जो मोबाइल नंबर है, उसका भी मोबाइल फ़ोन पुलिस को नहीं मिल रहा था, स्विच ऑफ था। पुलिस ने राम भट्ट का जो मोबाइल नंबर है, उस नंबर का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया और उस कॉल डिटेल रिकॉर्ड को पुलिस चेक कर रही थी और साथ ही पुलिस ये भी देख रही थी कि राम भट्ट की किस किस से बातचीत होती है और ख़ासकर जिस रात यानी 8 फरवरी की रात ये राम भट्ट नाम का लड़का गायब हुआ, उस रात उसकी किस किस से बातचीत हुई थी फ़ोन पर। तो एक तो पुलिस CDR का एग्जामिनेशन करके CDR को बारीकी से देख कर ये समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरा, पुलिस जो है वो राम भट्ट के घर वालों से भी पूछताछ कर रही थी कि आपका बेटा जो गया था वो किन दोस्तों के पास गया था, किसके साथ उठना बैठना था, ये सारे सवाल पुलिस जो है वो घर वालों से पूछ रही थी। CDR की जांच करते हुए पुलिस को एक नंबर का पता चलता है और पुलिस ये जानकर हैरान रह जाती है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी सनी त्रिवेदी नाम के लड़के का है जिसका मोबाइल फ़ोन उसी ब्रिज के आसपास कहीं गिर गया है या गुम हो गया है। ये एक अजीब इत्तेफाक था जिसे नोटिस करने के बाद पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को लगा कि जिस ब्रिज के ऊपर राम भट्ट की बाइक खड़ी थी और जिस ब्रिज के नीचे राम भट्ट की लाश पड़ी थी, उसी ब्रिज पर उसके एक दोस्त सनी त्रिवेदी का मोबाइल फ़ोन खोता है और सनी त्रिवेदी के साथ राम भट्ट की बातचीत भी होती है। ये एक अजीब इत्तेफाक है। क्या राम भट्ट की मौत से सनी त्रिवेदी का कोई लेना देना है? पुलिस अभी इस एंगल पर सोच रही थी और इस एंगल को खंगालने, एक्सप्लोर करने के बारे में आपस में बातचीत कर रही थी। इस बीच पुलिस ने जब राम भट्ट के घर वालों से बातचीत की, उनको उनके बेटे की मौत के बारे में भी बताया, तो जाहिर है उन पर तो आसमान टूट पड़ा, पूरे परिवार पर। लेकिन राम की मौत की तफ्तीश तो करनी थी, तो इसलिए पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि उस रात जब आशा भट्ट ने, राम की माँ ने, उसे फ़ोन किया था और पूछा था कि बेटा तुम कहाँ हो, तो राम ने ये बताया था कि वो अपने दोस्त सनी त्रिवेदी और एक और दोस्त जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है चेतन वाघेला, तो अपने दो दोस्त सनी त्रिवेदी और चेतन वाघेला के साथ है। ये बात उसने 8 फरवरी को ही अपनी माँ को बताई थी और जब घर वालों से पुलिस ने दोबारा पूछताछ की और घर वालों ने इसके बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस को लगा कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये जो लड़का है राम भट्ट, ये उस रात को सनी त्रिवेदी और चेतन वाघेला के साथ था, ऊपर से जो लोकेशन राम भट्ट का है या आखिरी लास्ट लोकेशन थी उसकी उस पुल के ऊपर, उसी पुल के पास सनी त्रिवेदी का मोबाइल फ़ोन भी गुम हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस सोच रही थी और इसी सोच में, इसी उधेड़बुन में पुलिस ने सनी त्रिवेदी और चेतन वाघेला इन दोनों को हिरासत में ले लिया। उनको लगा कि इनसे पूछताछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब इनसे पुलिस ने पूछताछ की, शुरू में तो मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कबूल कर लिया कि उन दोनों ने मिलकर ही राम भट्ट की 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात को हत्या कर दी थी। उन्होंने गला घोंटकर उस पुल के ऊपर राम भट्ट की हत्या की और उसकी लाश पुल के ऊपर से नीचे फेंक दी थी। इत्तेफाक से उस समय वो पुल सुनसान था, कोई आवाजाही नहीं थी और किसी को इस कत्ल के बारे में पता नहीं चला। अब सवाल ये है कि राम भट्ट का दोस्त सनी और चेतन, इन दो दोस्तों ने मिलकर अपने तीसरे दोस्त की हत्या क्यों की? ऐसी क्या वजह थी? पुलिस को अब इस कत्ल का मोटिव पता करना था। तो मोटिव के बारे में जब पुलिस ने दोनों मुलजिमों से पूछा जो अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, तो उन्होंने एक और हैरान करने वाली कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम भट्ट की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि राम ने एक हैकिंग का राज फाश कर दिया था। अब यह हैकिंग किसकी हुई, क्या राज फाश किया, पुलिस ये जानना चाहती थी। तो पुलिस को इस पूरी कहानी में एक नए किरदार के बारे में पता चला जो एक उसी उम्र का लड़का है जिसका नाम है अकिल मकवाना। अब ये जो अकिल मकवाना है, इसका एक स्नैपचैट का अकाउंट था और अकिल मकवाना राम भट्ट, सनी, चेतन, इन सारे लोगों का कॉमन फ्रेंड था। अकिल का स्नैपचैट अकाउंट वन फाइन डे अचानक हैक हो गया। किसी ने उस अकाउंट को हैक कर लिया और उसके बाद अकिल बहुत परेशान था। सोशल मीडिया का अकाउंट है, आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा
टेक्नो सेवी है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता है, आपको पता है। तो स्नैपचैट का अकाउंट जब अकील का हैक हो गया तो वो बहुत परेशान रहा। और ये जो अकाउंट हैक हुआ था वो किसी दूर दराज के आदमी ने या किसी अनजान आदमी ने नहीं, बल्कि उसी सनी त्रिवेदी ने हैक किया था। और इत्तेफाक से राम भट्ट को इस हैकिंग के बारे में खबर थी। उसे ये पता था कि अकील मकवाना का स्नैपचैट अकाउंट उसके दूसरे दोस्त सनी त्रिवेदी ने हैक कर लिया है। अब राम भट्ट ने इसके बारे में बातों ही बातों में अकील मकवाना को सारी जानकारी दे दी। उसने बताया कि तुम्हारा स्नैपचैट का अकाउंट तो सनी ने ही हैक कर रखा है। और न सिर्फ इसके बारे में बताया, बल्कि अकील मकवाना को लेकर सनी त्रिवेदी के घर पहुंच गया। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा किडिश, या जिसे कहेंगे ना कि हालांकि अब तो राम भट्ट की मृत्यु हो चुकी है, इसे नेगेटिव कमेंट के तौर पर न लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मैच्योर बिहेवियर होना चाहिए था। राम भट्ट को जरिया नहीं बनना चाहिए था इन दोनों के बीच की इस शरारत और गलतियों का। तो राम भट्ट ने क्या किया, अकील मकवाना को लेकर वो सनी त्रिवेदी के घर पहुंच गया। वहाँ पर सनी त्रिवेदी और अकील के बीच में काफ़ी कहासुनी हुई, क्योंकि सनी ने अकील का अकाउंट हैक कर लिया था। अकील गुस्से में था, बीच में राम भट्ट भी था। इस एपिसोड के बाद सनी जो है वो अकील से जितना नाराज़ था, उससे ज़्यादा नाराज़ वो राम भट्ट से था। और फिर सनी ने अपने एक दोस्त चेतन वाघेला से इसके बारे में बातचीत की, और चेतन और सनी ने मिलकर यह तय किया कि वो राम भट्ट को इस किए की सज़ा देंगे और उसकी हत्या कर देंगे। सनी त्रिवेदी और चेतन वाघेला ये दोनों भावनगर के ही एक प्राइवेट क्लिनिक में कंपाउंडर और लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं। यानी दोनों जो है वो साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ ही उनका उठना बैठना है, तो दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी है। तो इन दोनों दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि चूंकि राम भट्ट ने उनकी पोल खोल दी स्नैपचैट हैकिंग वाली, तो इसीलिए अब वो राम भट्ट की हत्या करेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने 8 तारीख को राम भट्ट को बुलाया। क्या झूठ बोलकर बुलाया, किस धोखे से बुलाया, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। और बुलाने के बाद उसी मरीने पुलिस स्टेशन के पास जो ब्रिज है उसके ऊपर उसकी गला घोंट कर दोनों लड़कों ने हत्या की और फिर उसकी लाश पुल के ऊपर से नीचे फेंक दी, और इसके बाद वो फरार हो गए। अब वो गायब मोबाइल की मिस्ट्री आपको बताता हूँ। हुआ ये कि हत्या करने के दौरान जो पावर लगा, बल प्रयोग हुआ, छीना झपटी के हालात बने, क्योंकि राम भट्ट ने रेसिस्ट तो किया होगा ना, इतनी आसानी से तो कोई मरता नहीं और अपनी जान बचाने की कोशिश हर कोई करता है। तो उसी छीना झपटी में सनी त्रिवेदी का मोबाइल फ़ोन वहीं पुल के ऊपर या पुल के ऊपर से नीचे पानी में, ये भगवान ही जानता है, कहीं गिर गया। और गिरने के बाद वो फ़ोन खो गया। हत्या करने के बाद लाश वगैरह फेंक कर सनी त्रिवेदी और चेतन वाघेला घर आ गए। आधे रास्ते में या फिर हो सकता है घर पहुंचने के बाद, नॉट एग्जैक्टली नोन, सनी त्रिवेदी को यह एहसास हुआ कि उसका मोबाइल फ़ोन कहीं खो गया है। फिर वो पहुंचा उस पुल के पास, और पुल के पास पहुंचकर उसने उस फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। अब इसे सनी का ओवर स्मार्ट बिहेवियर कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, या मोबाइल फ़ोन की वजह से किसी मुसीबत में फंसने का डर कह लें, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने बताया कि उसका मोबाइल फ़ोन खो गया है, और खोया भी उसी पुल के ऊपर है जिस पुल के ऊपर उसने कुछ देर पहले एक लड़के की हत्या की थी। हालांकि हत्या के बारे में तो जाहिर है वो क्यों बताता, उसने पुलिस को नहीं बताया, लेकिन उसका ये बताना कि उस पुल के ऊपर उसका फ़ोन खोया है, पुलिस को एक लीड, एक क्लू दे गया कि हो सकता है सनी त्रिवेदी का वहाँ पर प्रेजेंस घटना के वक्त, और उसी पुल के ऊपर एक दूसरे लड़के का कत्ल होना, इसका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। फिर जब घर वालों से बातचीत हुई तो वो सारे कनेक्शन और कड़ियाँ जुड़ती चली गई, CDR से रही सही कोर कसर भी पूरी हो गई। तो इस तरह से कत्ल के एक मामले को पुलिस ने सुलझा लिया, जिसमें नौजवान लड़कों की नासमझी, बेवकूफ़ी और धोखे की बड़ी ही दर्दनाक सच्चाई छुपी हुई थी। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आप लोगों की सोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।